दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति वर्ग पतन के कगार पर है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव डालेगा? मैं इसका उत्तर 3 सरल तेज चरणों में देने जा रहा हूं। पहला चरण, चलिए चीन के रियल एस्टेट बाजार पर चर्चा करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति वर्ग है। हाल ही में इसकी कीमत $60 ट्रिलियन से अधिक आंकी गई थी और पिछले कुछ वर्षों में यह तेजी से गिर रहा है। वे अभी चीन में संकट मोड में हैं। चीन का रियल एस्टेट उद्योग धीमी गति से ढह रहा है। चीन ने बहुत जल्दी बहुत अधिक निर्माण किया। चीन में अब वास्तविक समस्याएं हैं। आइए एक चार्ट पर नजर डालते हैं जो Q1 2020 से लेकर आज की तारीख तक जाता है। बाईं ओर हम साल दर साल 6% से शुरू करते हैं। यह 4% सकारात्मक तक बढ़ता है और जैसा कि आप शायद अनुमान लगा चुके हैं, ये चीन में घरों की कीमतें हैं जो महंगाई के लिए समायोजित की गई हैं। अब नाम मात्र कीमतें और वास्तविक कीमतें बहुत समान हैं, क्योंकि चीन में इतनी महंगाई नहीं हुई है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। चलिए कहते हैं कि सर्वेजा बीमारी के बाद। लेकिन Q1 2020 में जैसा कि आप सोच सकते हैं, घरों की कीमतें साल दर साल 2% घट गईं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर यह नीली रेखा ऊपर जा रही है लेकिन फिर भी लाल डैश रेखा के नीचे है, तो कीमतें अभी भी घट रही हैं, लेकिन वे बस कम डिग्री तक जा रहे हैं। तो लाल डैश लाइन के नीचे कुछ भी इसका मतलब है कि कीमतें घट रही हैं। इसके ऊपर कुछ भी मतलब है कि वे बढ़ रही हैं। लेकिन जैसा कि आप इस चार्ट के विशाल बहुमत में देख सकते हैं, कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, वे बड़े पैमाने पर गिर रहे हैं। वास्तव में जब हम 2021 के Q2 या Q3 में पहुंचते हैं, तब हमें बस वही वाइल ई कोयोटे का पल मिलता है, या जो मैंने हाल ही में अपने व्हाइट बोर्ड वीडियो में कहा है, आप उस गीले और जंगली पल का अनुभव करते हैं जहां ये ऐसा लगता है जैसे आप एक जल पार्क में उन स्लाइडों पर हैं जहां आप पूरी तरह से नीचे हैं। तो हम Q3 में पहुंचते हैं जहां साल दर साल कीमतें 5% कम थीं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे आवासीय संकट के दौरान जो हमने देखा उससे बहुत समान है। और फिर 2023 में कीमतें थोड़ी कम गिरती हैं, लेकिन जहां हम आज हैं वह फिर से उसी स्थिति में है जहां हम Q3 में थे, जहां कीमतें साल दर साल 5% से अधिक घट रही हैं। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह कम से कम कहने के लिए एक बुरा क्षेत्र है। और चलिए याद रखें कि यह संपत्ति वर्ग $60 ट्रिलियन का था और यह चीन में घरेलू संपत्ति का 70% प्रतिनिधित्व करता था। मुझे यह फिर से कहना है, रियल एस्टेट चीन में घरेलू संपत्ति का 70% प्रतिनिधित्व करता है और आज यह सिर्फ पिछले कुछ वर्षों में 30% घट गया है, जो आज $18 ट्रिलियन की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। ट्रिलियन डॉलर घरेलू संपत्ति में क्रय शक्ति। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। 2007 से 2012 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में हमने अनुभव किया, उसे याद करते हैं। तब हमारा आवासीय बाजार एकदम गिर गया। खैर, तब इससे घरेलू संपत्ति में 13 ट्रिलियन की कमी आई, जो 5 ट्रिलियन कम है, $5 ट्रिलियन कम है, जो उन्होंने चीन में पिछले कुछ वर्षों में देखा है। और यह केवल दुनिया के सबसे बड़े संपत्ति वर्ग के गिरने के बारे में नहीं है, यह इस तथ्य के बारे में भी है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हो रहा है। चरण संख्या 2। अब चलिए इस रियल एस्टेट संकट के परिणाम स्वरूप चीन की अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या हो रहा है, इसके विवरण पर चर्चा करते हैं। मैं बहुत स्पष्ट होना चाहता हूं, रियल एस्टेट का संकट एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, लेकिन जो विस्फोट हम चीन की अर्थव्यवस्था में देख रहे हैं वह
केवल रियल एस्टेट से कहीं अधिक का परिणाम है। इस पर अधिक जानकारी चरण संख्या 3 में मिलेगी। चलिए चीन में कुछ प्रमुख आर्थिक संकेतकों की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास स्टॉक मार्केट 4 पर है। यह इक्सी 4 के उच्च स्तर से नीचे है। यह इक्सी 4 के उच्च स्तर से नीचे है। हमारे पास चीन की अर्थव्यवस्था के लिए 0.7 का जीडीपी विकास दर है, जो एक अविश्वसनीय रूप से कम संख्या है। उदाहरण के लिए उच्चतम 1105 था और यह 0.7 संख्या 1.5 से कम है। इसलिए प्रवृत्ति सही दिशा में नहीं जा रही है और वार्षिक जीडीपी के साथ यही प्रवृत्ति है। बेरोजगारी दर लगभग एक ऐतिहासिक उच्च स्तर पर है, 5.3, ऐतिहासिक उच्च स्तर 6.2 है। महंगाई दर 0.4 है, साल दर साल है, महीने दर महीने वे 0 पर हैं और फिर प्रवृत्ति नीचे की ओर है क्योंकि पहले 0.6 पर थी। वास्तव में पिछले महीने का आंकड़ा 0.4 था, इसलिए पिछले महीने में एक बड़ा गिरावट आई है। अब अक्सर अवस्फीति एक अच्छी चीज होती है। यदि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी तरह से चल रही है तो यह इतनी सारी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न कर रही हैं कि कीमतें घट रही हैं। यह अच्छे प्रकार की अपस्फीति नहीं है, यह बुरी प्रकार की अपस्फीति है, जब हमारे पास क्रेडिट का संकुचन होता है और इसलिए हमारे पास समग्र मांग में कमी आती है और हमारे पास आर्थिक संकुचन है। इसलिए औसत जो और जेन के लिए जीवन स्तर और क्रय शक्ति बहुत तेजी से घट रही है, जैसे कि हमने पिछले आवासीय संकट के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में जीएफसी के दौरान देखा था। व्यापार का विश्वास 49.8 पर है और मैं मानता हूं कि यह पीएमआई की तरह है, जहां 50% से कम होना वास्तव में एक कमी है। हमारे पास निर्माण पीएमआई है जो स्पष्ट रूप से चीन में बहुत बड़ा है, ये 50 से कम है। गैर निर्माण पीएमआई 50 पर है, पर 50.3 से नीचे। सेवाएं 61.6 से 50.3 पर। उपभोक्ता विश्वास, मैं यह बताना चाहूंगा, एक ऐतिहासिक निम्न स्तर के बहुत करीब है। 50.3 उपभोक्ता विश्वास, मैं यह बताना चाहूंगा, एक ऐतिहासिक निम्न स्तर के बहुत करीब है। रिटेल बिक्री महीने दर महीने एक नकारात्मक संख्या, कोई निश्चितताएं नहीं हैं, केवल संभावनाएं हैं। लेकिन जब आप इन सभी मैक्रो इकोनॉमिक संकेतकों को देखते हैं तो यह देखना आसान है, खासकर जब आप इसे 18 ट्रिलियन डॉलर की खोई हुई घरेलू संपत्ति के साथ जोड़ते हैं तो यह देखना आसान है कि संभावनाएं बहुत अधिक हैं। चीन की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मंदी की ओर बढ़ रही है अगर कुछ और बहुत बहुत बुरा नहीं है। चरण संख्या 3। अब हम बात करते हैं कि चीन में जो हो रहा है उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इस तथ्य को उजागर करना चाहता हूं कि जो कुछ चीन में हो रहा है उसका प्रभाव केवल चीन के बाहर की अर्थव्यवस्थाओं पर ही नहीं पड़ सकता, लेकिन चीन में जो हो रहा है वह कुछ हद तक यह दर्शा सकता है कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं में क्या हो रहा है। उदाहरण के लिए दूसरे चरण में हमने इस पर चर्चा की कि वे स्पष्ट रूप से अपस्फीति का सामना कैसे कर रहे थे, न कि अच्छे प्रकार की। विशेष रूप से पीपीआई, उत्पादक मूल्य सूचकांक घट रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो व्यवसाय सभी सामान का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें अपनी कीमतें घटानी पड़ रही हैं क्योंकि उनके पास कोई मांग नहीं है। केवल अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं से भी मांग तेजी से गिर रही है। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाएं। तो आप देखिए, जब आप वास्तव में गहराई में जाकर देखना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि ये सभी अर्थव्यवस्थाएं कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। और अगर हमारे पास यहाँ एक समस्या है तो यह अक्सर यहाँ की एक समस्या का परिणाम होती है या कम से कम इसे बढ़ा देती है।
लेकिन अब आइए इसे वैश्विक बैंकिंग प्रणाली के दृष्टिकोण से देखें। आप जानते हैं कि मैं हमेशा यूरो डॉलर बैंकिंग प्रणाली के बारे में बात करता हूं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे पास चीन है और चलिए कहते हैं कि चीन में बैंक ए और बैंक बी हैं और आमतौर पर वे एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन वे एक यूरो डॉलर बैंक के साथ भी व्यापार कर रहे हैं जहां वे एक दूसरे को उधार दे रहे हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे पास सी और डी हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले यह भी याद रखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक वाणिज्यिक रियल एस्टेट विस्फोट का सामना कर रहा है। हालांकि अभी तक उसी स्तर पर नहीं, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों के लिए काउंटर पार्टी जोखिम को प्रभावित कर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर यूरो डॉलर बैंक से जुड़े हैं, जो चीन के बैंकों से जुड़े हैं, और इसके विपरीत। तो चलिए एक बहुत सरल बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। हम चीजों को अत्यधिक सरल बना रहे हैं, लेकिन यह ग्लोबल डीलर बैंक के लिए है। बाईं ओर संपत्तियां, दाईं ओर देनदारियां। चलो मान लेते हैं कि उनके पास इन चीनी बैंकों के लिए कुछ आरण हैं, वे लाल में हैं। उनके पास इन अमेरिकी बैंकों से कुछ जमा है, वे नीले में हैं। और उनके जमा पर वे 3% का भुगतान कर रहे हैं। ये आरण 5% पर वापस किए जा रहे हैं। तो वे इस साफ 2% स्प्रेड को अपने पास रख रहे हैं। लेकिन अब हम चीन में काउंटर पार्टी जोखिम में वृद्धि देख रहे हैं। ओह, मेरी कलम में स्याही खत्म हो गई है, क्या आपको पता है? ठीक है, तो चलो इस लाल कलम का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ स्याही है। इसलिए हम देखते हैं कि चीन में काउंटर पार्टी जोखिम तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, हम समझ गए। लेकिन फिर बैंक सी और डी यूरो डॉलर बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं, हे, हम एक आरण चाहते हैं। एक दूसरे से आरण प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बैलेंस शीट अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि हमारे पास संपत्ति पक्ष पर बहुत सारा वाणिज्यिक रियल एस्टेट है। इसलिए हमें कुछ डॉलर की तरलता की आवश्यकता है। आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए यूरो डॉलर बैंक अपनी पूरी बैलेंस शीट को देखता है, न कि केवल चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हो रहा है, बल्कि उनकी पूरी बैलेंस शीट। और वे कहते हैं, ठीक है, मेरी बैलेंस शीट के साथ क्या जोखिम बढ़ा है या घटा है? यह बहुत बढ़ गया है। इसलिए यदि वे अपनी बैलेंस शीट का विस्तार करना चाहते हैं, तो एक और संपत्ति जोड़ें, जिसका अर्थ है कि इन बैंकों में से एक को आरण देना। लेकिन वे एक और जमा देनदारी भी जोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि उन्हें और अधिक जोखिम उठाना होगा। तो उन्हें ऐसा करने के लिए क्या प्रेरित करेगा? खैर, कुछ बातें हैं, आपको खुद को उनकी स्थिति में रखना होगा। इसलिए मैंने WWYD लिखा। यदि आप इस वैश्विक डीलर बैंक का संचालन कर रहे होते तो आप दर्शक क्या करते? खैर, कुछ चीजें हैं। सबसे पहले, आप बस नहीं कह सकते हैं, नहीं, मैं आरण नहीं ले रहा हूं, मैं अपनी बैलेंस शीट का विस्तार नहीं करने जा रहा हूं, जब तक कि मैं यह नहीं देख लेता कि यह कैसे विकसित होता है और संभावित रूप से यहां का वाणिज्यिक रियल एस्टेट। या आप जो करेंगे वह यह है कि आपको अपने पूरे बैलेंस शीट के साथ अतिरिक्त जोखिम के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। हाँ, हम आरण देने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन यह उच्च ब्याज दर पर होगा। तो मान लीजिए कि आप 3% के लिए यह अतिरिक्त जमा देनदारी बना रहे हैं, लेकिन आप सी या डी से 6% चार्ज कर रहे हैं, जबकि पहले आप शायद उन्हें केवल 4% चार्ज करते। या आप जो करेंगे कि आप उनसे अधिक संपार्श्विक मांगेंगे। अब वे कौन सा संपार्श्विक उपयोग कर सकते हैं? या ट्रेजरी होंगे। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन मुख्य बात यह है कि इससे सी या डी से इस तरलता को प्राप्त करने का बोझ बढ़ेगा। इसे बहुत सरल शब्दों में कहें तो आपके पास एक छोटा या मध्यम आकार का व्यवसाय है और हर साल आपको $100,000 उधार लेने की आवश्यकता होती है, केवल पेरोल को पूरा करने के लिए,
बस यह कहें कि देय खाते और प्राप्त खाते बिल्कुल मेल नहीं खाते तो आपको उधार लेना है। अगर आपके पास $100,000 का क्रेडिट लाइन है जिसे आपको उपयोग करना है, ठीक है। अगर आपकी क्रेडिट लाइन जिसका आपको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए लगातार उपयोग करना पड़ता है 3% ब्याज दर से बढ़कर 6% ब्याज दर हो जाती है तो क्या होगा? यह आपके लाभ को कम करता है, जिसका अर्थ है कि आप अपने व्यवसाय को तेजी से नहीं बढ़ा सकते, जिसका अर्थ है कि आप अधिक कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकते, या यदि स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो आपको अपने कुछ कर्मचारियों को निकालने तक भी मजबूर होना पड़ सकता है। और यह केवल ब्याज दर बढ़ने पर ही नहीं है। मान लीजिए कि आपको उस बैंक में ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक जमा करना है। तो आप एक बहुपरिवारीय रियल एस्टेट निवेशक हैं मान लीजिए, और आमतौर पर आपको केवल 20% जमा करना होता है ताकि आप उस 80% को उधार ले सकें जिसकी आपको संपत्ति खरीदने के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन अब बैंक कहता है नहीं 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 नहीं, वास्तव में हमें अधिक संपार्श्विक की आवश्यकता है। इसलिए पिछले वर्ष हालांकि हम आपको यह ऋण देते और आपको केवल 20% जमा करना होता, इस वर्ष आपको 40% जमा करना होगा। यह बिल्कुल वही बात है। आप अपने व्यवसाय का विस्तार कम कर पाते हैं या एक निश्चित बिंदु पर आपको अपने व्यवसाय को संकुचित करना पड़ता है, जिसका अर्थ है कर्मचारियों को निकालना। यदि आप कर्मचारियों को निकालते हैं और यह पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है तो समग्र मांग का क्या होता है? यह घट जाती है। सकल घरेलू उत्पाद का क्या होता है? यह संकुचित हो जाता है। ओह, लेकिन रुको, और भी है। यदि आप यह वैश्विक डीलर बैंक होते तो आपके पास वास्तव में एक और विकल्प होता। नहीं कहने, रेत में पैर मारने, मैं तुम्हें ऋण नहीं दे रहा, उच्च ब्याज दर चार्ज करने या अधिक संपार्श्विक की आवश्यकता करने के अलावा एक और विकल्प है। यदि आप अपनी बैलेंस शीट का विस्तार करना चाहते हैं तो आप एक और जमा देनदारी बना सकते हैं जिसके लिए आपको 3% का भुगतान करना होगा। लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण देने और सभी जोखिम उठाने के बजाय आपको केवल ट्रेजरी खरीदनी होगी। और यही देवियों और सज्जनों उपज वक्र के उलटने का कारण है। इस वीडियो के मुख्य बिंदु ये हैं कि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हो रही समस्याओं को उजागर करता है और दिखाता है कि इसका संयुक्त राज्य अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन यह भी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रही घटनाएं चीन में समस्या को कैसे बढ़ा सकती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि उनके उत्पादक मूल्य कम हो रहे हैं। हम उस हद तक अपस्फीति देख रहे हैं जो स्पष्ट रूप से उनकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जबकि उनकी संपत्ति 18 ट्रिलियन की दर इवैपोरेट इवैपोरेट हो रही है, जो 2007 से 2012 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू संपत्ति के क्षय से 5 ट्रिलियन अधिक है। क्या इसका मतलब यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन में हो रही घटनाओं के कारण मंदी में जाएगा? नहीं, इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब है कि संभावनाएं बढ़ गई हैं और ओह, वैसे यह आमतौर पर बस उपज वक्र के बारे में ही होता है। अधिक सामग्री के लिए जो आपको धन बनाने और असंतुलित केंद्रीय बैंकों और बड़े सरकारों की दुनिया में फलने फूलने में मदद करेगी, इस प्लेलिस्ट को यहां देखें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।